दुनिया में कुछ समुदाय हमारी जानी पहचानी जीवन शैली से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि नियमित नौकरी, सुपरमार्केट, पक्के घर और आधुनिक गाड़ियों की बजाय कुछ समुदाय ऐसे हैं जो केवल शिकार, भोजन इकट्ठा करने और अपने पूर्वजों से मिली परंपराओं पर निर्भर रहते हैं। ये आज भी मौजूद हैं। जिन लोगों को जानकारी नहीं, उनके लिए ऐसे इलाकों में रहना मुश्किल है, लेकिन जो लोग यहाँ पैदा हुए और बड़े हुए हैं, उनके लिए यही उनकी जिंदगी है और यही उनकी संस्कृति और पहचान है। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है और वे यहाँ कैसे पहुंचे और यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है, यही हम जानेंगे। नंबर 10, तंजानिया के हड्जा समुदाय उत्तरी तंजानिया में लेक एयासी के पास हड्जा रहते हैं, जो दुनिया के कुछ बचे हुए समूहों में से एक हैं जो अब भी अपने खाने का बड़ा हिस्सा जंगल में शिकार और संग्रहण से प्राप्त करते हैं। वे एक ही स्थायी गांव में नहीं रहते। आमतौर पर वे छोटे छोटे कैंप बनाते हैं और जब आसपास पानी और खाना कम हो जाता है तो जगह बदल लेते हैं। एक कैंप में केवल कुछ परिवार ही हो सकते हैं। वे शाखाओं और सूखी घास से साधारण आश्रय बनाते हैं। ये स्थायी घर नहीं होते, इसलिए जरूरत पर वे आसानी से जगह बदल सकते हैं। अनुमान है हज्जा की कुल संख्या 1000 से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब उन सभी में से हर कोई पूरी तरह पारंपरिक तरीके से नहीं जी रहा है। कुछ लोग अब स्कूल जाते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं या पास के कस्बों में व्यापार करते हैं। फिर भी कुछ समूह अब भी शिकार और जंगली भोजन इकट्ठा करने पर निर्भर हैं। आमतौर पर पुरुष शिकारी हाथ से बने धनुष तीर का उपयोग करते हैं। कुछ तीरों पर पौधों से निकला जहर लगाया जाता है ताकि वे अपने शिकार को आसानी से गिरा सकें। वहीं महिलाएं आमतौर पर जंगली फल, बेरी, जड़ें और कंद इकट्ठा करती हैं। ये वे पौधे हैं जो जमीन के नीचे उगते हैं, जिन्हें खोदकर खाया जा सकता है। उनके लिए बाओबाब फल और जंगली शहद भी बहुत महत्वपूर्ण है। शहद पाने के लिए उन्हें पहले मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढना पड़ता है। कभी कभी एक पक्षी, जिसे ग्रेटर हनी गाइड कहा जाता है, उनकी मदद करता है। वह पक्षी आवाज करता है और लोगों को उस पेड़ तक ले जाता है जहां छत्ता होता है। हज्जा लोग मधुमक्खियों को शांत या भगाने के लिए धुएं का उपयोग करते हैं। इसके बाद वे पेड़ के हिस्से को खोलते हैं ताकि शहद निकाल सकें और बचा हुआ मधुमोम हनी गाइड पक्षी खा सकता है। हज्जा आमतौर पर बहुत सारा खाना या सामान भी इकट्ठा नहीं करते। जब कोई शिकारी बड़ा जानवर पकड़ता है तो आमतौर पर उसे कैंप के साथियों में बांट दिया जाता है। साझा करना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को रोज पर्याप्त खाना मिले ये पक्का नहीं। इससे उनकी समस्या खत्म नहीं होती। धीरे धीरे वे इलाके जहां वे पहले शिकार करते थे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि खेतों का विस्तार हो रहा है, पशुपालन बढ़ रहा है, सड़कें बन रही हैं और दूसरे समुदाय वहां आ रहे हैं। इसी वजह से हज्जा एक मुश्किल चुनाव का सामना कर रहे हैं। वे अपनी जमीन और संस्कृति की रक्षा कैसे करें जब आधुनिक दुनिया लगातार उनके करीब आ रही है। कुछ लोग पारंपरिक जीवन शैली चुनते हैं, जबकि कुछ स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, स्थायी घर और नौकरी के महत्व को समझते हैं। नंबर 9, पापुआ न्यू गिनी के असारो मैडमन। पापुआ न्यू गिनी के ईस्टर्न हाईलैंड्स में एक समुदाय है जो अपनी डरावनी मुखौटों के लिए जाना जाता है। इन्हें असारो मैडमन कहा जाता है। सांस्कृतिक प्रस्तुति के समय पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी या क्ले लगाते हैं। इसके बाद वे बड़ी बड़ी मुखौटे पहनते हैं, जिनमें गहरी आंखें, लंबे कान, अजीब सी नाक और खुला हुआ मुंह होता है। इन मुखौटों का रूप जानबूझकर सामान्य नहीं होता। कुछ तो भूत जैसे लगते हैं, बाकी कुछ ऐसे प्राणी जैसे लगते हैं जो इंसान नहीं हैं। वे धीरे धीरे झुककर और अपनी उंगलियां फैलाकर चलते हैं। इसी वजह से वे और भी ज्यादा ऐसे प्राणी लगते हैं जो जमीन से उठकर आए हों। इस परंपरा की उत्पत्ति के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। किंवदंती के अनुसार उनके पूर्वज युद्ध में हार गए थे और वे असारो नदी के पास छिप गए थे। जब वे बाहर आए तो उनका शरीर सफेद मिट्टी से ढका हुआ था। जब उनके दुश्मनों ने उन्हें देखा तो उन्होंने सोचा कि वे आत्माएं हैं। डर के मारे दुश्मन भाग गए और जगह छोड़ दी। लेकिन ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि ये केवल एक किंवदंती है और निश्चित ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। मानव शास्त्रियों के शोध के अनुसार मडमैन की उत्पत्ति की कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं। इसका मतलब है प्रसिद्ध कहानी के बारे में यह साबित करना मुश्किल है कि योद्धा वास्तव में नदी में छिपे थे। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि आज जो मडमैन का प्रदर्शन अधिक विस्तृत रूप में देखा जाता है,
वह शायद बाद में विकसित हुआ। 20वीं सदी में 1957 में उनका परिधान ईस्टर्न हाईलैंड्स में एक कृषि प्रदर्शनी में दिखाया गया था। यहीं पर बड़े मिट्टी के मास्क, सफेद शरीर और धीमी गति, जो उनके प्रदर्शन की पहचान बन गए, अधिक प्रसिद्ध हुए। मोटा मिट्टी का मास्क सीधे चेहरे पर भी नहीं लगाया जाता। आप इसे पहले एक अलग हेलमेट के रूप में बनाते हैं। मिट्टी को एक फ्रेम पर आकार दिया जाता है और तब तक सुखाया जाता है जब तक वह सख्त न हो जाए। इसमें छेद होते हैं जिससे अंदर बैठा व्यक्ति देख और सांस ले सके। हर मास्क और उसका डिजाइन अलग होता है। इसमें नुकीले दांत, सींग, शंख, पौधों के रेशे या लंबे कान लगाए जा सकते हैं। क्योंकि मास्क भारी होता है, इसे पहनते समय सावधानी बरतनी पड़ती है। आसपास देखना आसान नहीं होता और सिर की हरकत भी सीमित रहती है। अब ये परंपरा सांस्कृतिक उत्सवों और पापुआ न्यू गिनी आने वाले आगंतुकों के लिए दिखाई जाती है। पर्यटन से कमाई होने का यह मतलब नहीं कि यह पोशाक सिर्फ पर्यटकों को डराने के लिए पहनी जाए। ये समुदाय के क्षेत्र और संस्कृति का प्रतीक बन गया है। असारो मैडमैन की कहानी ये भी दिखाती है कि समय के साथ एक परंपरा कैसे बदल सकती है। यह शायद शरीर को ढकने के एक साधारण तरीके के रूप में शुरू हुआ था। फिर इसमें बड़े मुखौटे, अनोखी हरकतें, लोक कथाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हो गईं। और वर्षों के साथ जो कभी एक स्थानीय परंपरा थी, वो पापुआ न्यू गिनी की सबसे प्रसिद्ध छवियों में से एक बन गई। नंबर 8, उत्तरी मंगोलिया के रेंडियर पालक। उत्तरी मंगोलिया के ठंडे जंगलों में साइबेरिया के पास एक छोटा सा समुदाय रहता है जिसे दुक्खा या सातान कहा जाता है। अब इस समुदाय में कुछ 100 लोग ही बचे हैं। वे शंकु जैसे टेंट में रहते हैं और अपने रेंडियर के साथ जगह बदलते रहते हैं। जब रेंडियर को खाने के पौधे नहीं मिलते तो वे कैंप समेटकर ताइगा के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। सर्दियों में तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वे रेंडियर को मुख्य रूप से काटने के लिए नहीं पालते हैं। वे इन्हें जंगल में वाहन के रूप में, दूध के स्रोत के रूप में और रोजमर्रा की जिंदगी में साथी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बचपन से ही बच्चों को रेंडियर को खिलाना और उन पर सवारी करना सिखाया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी कठिन है। दूर दराज के कैंपों में स्कूल न होने से कुछ बच्चों को महीनों तक बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ता है। रेंडियर की बीमारियां, जलवायु परिवर्तन, खनन, पर्यटन और उनकी पारंपरिक भूमिका खो जाना भी उनके जीवन को प्रभावित करता है। जब उनके रेंडियर खो जाते हैं तो सिर्फ आजीविका ही नहीं, उनकी संस्कृति भी खो सकती है, जो उन्हें जंगल से जोड़ती है। नंबर 7, इंडोनेशिया के तोराजन गांव। इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी के पहाड़ों में ताना तोराजा स्थित है। यह किसी की मृत्यु पर तुरंत दफन नहीं किया जाता। शव कई महीनों या वर्षों तक घर में रह सकता है, जब तक परिवार अंतिम संस्कार के लिए पैसे और तैयारी करता है। वे पहले मृत व्यक्ति को तो माकुला कहते हैं, जिसका अर्थ है बीमार व्यक्ति। परिवार अब भी उससे बात करता है और अपनी परंपरा अनुसार उसे खाना देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वे शरीर को जीवित मानते हैं। उनके अनुसार मृत्यु एक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा के जाने में समय लगता है। ताना तोराजा में अंतिम संस्कार महंगा होता है क्योंकि ये कई दिनों तक चलता है और कई रिश्तेदार शामिल होते हैं। कुछ समारोहों में सूअर और भैंस की बलि भी दी जाती है। अंतिम संस्कार के बाद ताबूत को गुफा या पहाड़ के किनारे बने छेद में रखा जाता है। कुछ कब्रों के सामने ताओ ताउन मूर्तियां मृतकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक रस्म मानेने भी होती है। इस रस्म में कुछ परिवार पूर्वजों के अवशेष निकालकर उन्हें साफ कर नए कपड़े पहनाते हैं। बाहरी लोगों को यह डरावना लग सकता है, लेकिन तोराजान लोगों के लिए यह अपने मृत रिश्तेदारों का सम्मान करने और उनसे जुड़ाव बनाए रखने का एक तरीका है। नंबर 6, सामा समाबायाव के समुद्री गांव। दक्षिणी फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया के समुद्रों में सामा समाबायाव लोग रहते हैं। उन्हें समुद्री खानाबदोश कहा जाता है क्योंकि उनके पूर्वज नावों पर रहते और समुद्र से आजीविका कमाते थे। अब इनमें से कई लोग पानी के ऊपर लकड़ी के घरों में रहते हैं। कुछ गांवों में सामान्य सड़कें नहीं हैं। वे दूसरे घर, स्कूल या बाजार जाने के लिए लकड़ी के पुल और नावों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से बच्चे जल्दी तैरना सीख जाते हैं। वहीं वयस्क गोताखोर साधारण गॉगल्स, भाला और तीर का इस्तेमाल करके मछली पकड़ते हैं। कुछ गोताखोर
बिना ऑक्सीजन टैंक के कई मिनट पानी में रह सकते हैं। 2018 में एक अध्ययन में पता चला कि कुछ बद्याव लोगों का औसत प्लीहा तिल्ली पास के जमीन पर रहने वाली आबादी की तुलना में लगभग 50% बड़ा होता है। तिल्ली शरीर को गोता लगाते समय अधिक लाल रक्त कोशिकाएं छोड़ने में मदद करती हैं। ये दर्शाता है कि कई पीढ़ियों तक गोता लगाने से उनका शरीर धीरे धीरे अनुकूलित हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे पानी के नीचे सांस ले सकते हैं। वे अब भी डूब सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं या सुनने में दिक्कत हो सकती है। दबाव के कारण कई बद्याव लोग कठिनाइयों, भेदभाव, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा की कमी और नागरिकता की समस्या का सामना करते हैं। उनकी आजीविका खतरे में है, क्योंकि अधिक मछली पकड़ना, कोरल रीफ्स का नष्ट होना और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं। चाहे वे कहीं भी समुद्र में रहने के आदी हों, अगर समुद्र पूरी तरह से नष्ट हो गया, जो उन्हें भोजन और आजीविका देता है, तो उनके लिए यहां टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 5, माकोको का तैरता हुआ समुदाय। लागोस, नाइजीरिया में एक बड़ा समुदाय है जो लैगून के ऊपर बसा हुआ है। इसे माकोको कहा जाता है। यह कई घर लकड़ी के बने हैं और ऊंचे खंभों पर खड़े हैं। सड़क और गाड़ियों की जगह यह के निवासी स्कूल, बाजार, काम या अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। माकोको की जनसंख्या निश्चित नहीं है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार पूरे समुदाय में, जिसमें जमीन और पानी पर बने घर शामिल है, लगभग 80,000 से लेकर 2 लाख से भी अधिक लोग रह सकते हैं। माकोको के कई हिस्सों में साफ पानी, उचित शौचालय, ड्रेनेज, बिजली, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। घरों के नीचे गंदा पानी भी एक समस्या है। इसमें कचरा, सीवेज और अन्य गंदगी मिल जाती है, जो बीमारियों का कारण बन सकती है। जब तेज बारिश होती है और पानी का स्तर बढ़ जाता है, तो जो घर लैगून से बहुत कम दूरी पर हैं, वे खतरे में आ जाते हैं। मछली पकड़ना, नाव बनाना, लकड़ी प्रसंस्करण और छोटे व्यवसाय कई परिवारों की आजीविका हैं। लंबे समय से उनके घरों को विध्वंस का खतरा है। 2012 में अधिकारियों ने मकाको के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया, जब निवासियों को बहुत कम समय पहले बेदखली का नोटिस दिया गया था। कई परिवारों ने अपना घर खो दिया। दिसंबर 2025 से फिर से बड़े पैमाने पर विध्वंस शुरू किया गया। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार 10,000 से अधिक निवासी बेघर हो गए और हजारों घर नष्ट हो गए। सरकार ने कहा कि हाई वोल्टेज पावर लाइनों के पास बने घर खतरनाक हैं, लेकिन निवासियों ने कहा कि उन्हें पर्याप्त पुनर्वास सहायता नहीं मिली। इसके बावजूद माकोको अभी भी बना हुआ है। निवासियों के लिए यह सिर्फ पानी पर बने कमजोर घरों का संग्रह नहीं है, यह उनका समुदाय, आजीविका और घर है, जो अफ्रीका के सबसे बड़े व महंगे शहरों में से एक के बीच स्थित है। नंबर 4, गनवी, झील पर बसा गांव। बेनिन में लेक नुक्वे के पीछे स्थित है गनवी, जो अफ्रीका के सबसे बड़े पानी पर बसे गांवों में से एक है। हजारों लोग लकड़ी के बने और खंभों पर टिके घरों में रहते हैं। नाव यहाँ का मुख्य परिवहन साधन है। नावों पर मछली, सब्जियां, खाना और रोजमर्रा का सामान बेचने वाले विक्रेता भी होते हैं। झील के पास या झील के ऊपर ही स्कूल, चर्च, मस्जिद, दुकानें और दूसरी इमारतें भी बनी हुई हैं। गणवी गांव कुछ 100 साल पहले शुरू हुआ था। गुलामी के दौर में टोफिनो लोग झील की ओर भाग गए थे, ताकि उन योद्धाओं से बच सकें जो लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेचते थे। इस जगह के प्रसिद्ध इतिहास के अनुसार जो लोग उनका पीछा कर रहे थे, वे झील में आसानी से नहीं घुसते थे, क्योंकि वे इसे एक पवित्र स्थान मानते थे। इसी वजह से टोफिनो लोगों ने पानी के ऊपर स्थायी बस्तियां बना लीं। इस जगह को 1996 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। इसकी अनोखी इतिहास और जीवन शैली के कारण आज भी मछली पकड़ना और मछली पालन यहाँ के कई निवासियों की मुख्य आजीविका है। वे शाखाओं और पौधों से बाड़ बनाते हैं, ताकि एक ऐसी जगह बनाई जा सके जहां मछलियों को पाला और पकड़ा जा सके। लेकिन पूरे गांव को झील के ऊपर बनाए रखना आसान नहीं है। लकड़ी के खंभे पानी में डूबे रहने से सड़ने लगते हैं, इसलिए उन्हें बदलना या मरम्मत करना जरूरी है, ताकि घर न गिरे। साफ पानी, कचरा और स्वच्छता की भी समस्या है। गुनवे को सबसे पहले गुलामी के खतरे से बचने के लिए बसाया गया था। कई सदियों बाद भी यहाँ के पहले बसने वालों की संतानें अब भी मछली पकड़ती, नाव चलाती और झील पर जीवन बिताती हैं। नंबर 3, कोरवाई ट्री हाउस, इंडोनेशिया। इंडोनेशियाई पापुआ के घने वर्षावनों में
कोरवाई नामक आदिवासी समूह रहता है। वे अपने ऊंचे पेड़ों पर बने घरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सभी कोरवाई घर बहुत ऊंचाई पर नहीं होते। कई घर जमीन से सिर्फ कुछ मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। कुछ घर ऐसे भी हैं जो 20 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बाढ़, कीड़ों, जानवरों या अन्य समूहों से सुरक्षा के लिए वे मजबूत पेड़ों को मुख्य सहारे के रूप में उपयोग करते हैं। फर्श, दीवारें लकड़ी, पत्तों, सागोपाम से बनती हैं और घर जोड़ने में रतन रस्सी की तरह प्रयोग होता है। एक संकरी लकड़ी जिसमें खांचे होते हैं सीढ़ी का काम करती है। पूरे परिवार को इसे चढ़ना होता है। साथ में खाना, पानी, सामान और ईंधन भी ले जाना पड़ता है। रेन फॉरेस्ट में ऊंचा घर जरूरी है क्योंकि बारिश में जमीन कीचड़ या बाढ़ से भर जाती है। ऊंचाई पर रहने से मच्छर, सांप, सूअर व अन्य जानवरों के घर में घुसने की संभावना कम होती है। यह अच्छा नजारा देता है जिससे आने वाले व्यक्ति को आसानी से देखा जा सकता है। कुछ कोरोवे लोगों के साथ पश्चिमी शोधकर्ताओं का पहला दस्तावेजीकृत संपर्क मार्च 1974 में हुआ था, लेकिन यह दावा गलत है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके जंगल के बाहर भी कोई और लोग रहते हैं। शोधकर्ताओं के आने से पहले ही कुछ कोरोवे लोगों का पास के स्वदेशी समूहों के साथ यात्रा, व्यापार, विवाह और संघर्ष के माध्यम से संबंध था। समय के साथ उनमें से और ज्यादा लोग मिशनरियों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों और पर्यटकों के संपर्क में आए। कुछ लोग पहले ही नदी के पास गांवों में चले गए हैं और आधुनिक औजार, कपड़े, नाव, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अब भी पारंपरिक ट्री हाउस बनाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए कुछ बहुत ऊंचे घर पर्यटन या फिल्मिंग के लिए भी बनाए जाते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि पूरी कोरोवे समुदाय अब भी स्थायी रूप से 30 मीटर ऊंचाई पर जमीन के ऊपर रहती है। फिर भी सिर्फ वर्षावन की सामग्रियों से मजबूत घर बनाने का हुनर उन्हें सचमुच आता है। उनके ट्री हाउस दिखाते हैं कि कोरोवे ने कैसे बाढ़, कीड़ों, जंगली जानवरों और भारी बारिश से भरे इलाके में सुरक्षित घर बनाने का तरीका खोज लिया है। नंबर 2, मिगिंगो का भीड़भाड़ वाला द्वीप। अफ्रीका की विक्टोरिया झील के बीचों बीच एक छोटा सा पथरीला द्वीप है जिसे मिगिंगो कहा जाता है। यह एक फुटबॉल मैदान से भी छोटा है। यहाँ कोई पेड़, खेत या साफ पानी का अपना स्रोत नहीं है। फिर भी सैकड़ों मछुआरे और व्यापारी टिन और लकड़ी से बने घरों में ठसाठस भरे रहते हैं। यहाँ पहुंचने का एकमात्र तरीका नाव है। सारा पीने का पानी, खाना, पेट्रोल और दूसरी जरूरी चीजें मुख्य भूमि से लानी पड़ती हैं। इस द्वीप में ढंग के शौचालय, सीवेज व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है। फिर भी इतने लोग यहाँ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि मिगिंगो के चारों ओर के पानी में नाइल पर्च मछली बहुतायत में मिलती है। इस मछली की कीमत बहुत ज्यादा है और इसे दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है। मछली पकड़ने से भारी कमाई के कारण केन्या और युगांडा के बीच इस द्वीप और आसपास के मछली पकड़ने वाले इलाकों पर लंबे समय से विवाद है। 2009 में जब दोनों देशों ने सुरक्षाकर्मी भेजे तो तनाव और बढ़ने की कगार पर था। मुख्य मुद्दा यह था कि किसे टैक्स वसूलने और मछली पकड़ने के परमिट जारी करने का अधिकार है। भीड़-भाड़, पानी की कमी और सीमा विवाद के बावजूद मछुआरे लगातार आते रहते हैं। उनके लिए कमाई का मौका आरामदायक रहने की जगह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1, कवा ईजन के सल्फर खनिक। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में कुछ समुदाय एक बेहद खतरनाक काम पर निर्भर हैं। कवा ईजन से सल्फर निकालने के लिए सूरज निकलने से पहले खनिक क्रेटर के किनारे तक चढ़ते हैं। वहां से वे पथरीली राह से नीचे उस जगह जाते हैं जहां ज्वालामुखी गैस निकलती है, जो ठंडी होने पर चमकीले पीले सल्फर में बदल जाती है। खनिक लोहे की छड़ से जमे हुए सल्फर को तोड़ते हैं। इसके बाद वे इसे 2 टोकरियों में रखते हैं, जो एक लकड़ी के डंडे से उनके कंधे पर बंधी होती हैं। एक बार में एक बोझ 70 से 90 किलोग्राम तक हो सकता है। उन्हें इसे क्रेटर से बाहर और पहाड़ से नीचे ले जाना है, जबकि वे सल्फर डाइऑक्साइड भरी हवा में सांस लेते हैं। यह गैस आंखों, गले और फेफड़ों में तेज जलन पैदा कर सकती है। अध्ययनों के अनुसार लंबे समय तक संपर्क से सांस, दांत और मसूड़ों की समस्या हो सकती है। बहुत कम लोग पूरा सुरक्षात्मक उपकरण पहनते हैं। कुछ लोग तो बस साधारण कपड़ा या बेसिक मास्क ही चेहरे पर लगाते हैं। क्रेटर के अंदर भी एक बहुत बड़ी फिरोजा झील है,
जिसमें बहुत ही अम्लीय पानी है। यह लगातार निगरानी होती है क्योंकि ज्वालामुखी तंत्र सक्रिय है। रात में कावा ईजन की प्रसिद्ध नीली आग दिखती है, लेकिन यह नीला लावा नहीं है। यह तब होता है जब गर्म सल्फर गैस हवा के संपर्क में आकर जल उठती है। जब जलता हुआ सल्फर पत्थर पर बहता है तो अंधेरे में यह नीली आग जैसा दिखता है, लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे खनिकों की कठिन मेहनत छुपी है। हर दिन वे अपने परिवार के लिए रोजी कमाने हेतु कठिन चढ़ाई, जहरीली गैस, भारी बोझ और सक्रिय ज्वालामुखी के खतरे का सामना करते हैं। ये 10 समुदाय इस बात का सबूत हैं कि इंसान उन जगहों पर भी रह सकता है जहां रहना नामुमकिन सा लगता है। यहाँ पानी पर घर हैं, घने जंगलों में समुदाय रहते हैं, कुछ लोग ज्वालामुखी के गड्ढों में भी काम करते हैं। पर इनकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है। इसमें गरीबी, सेवाओं की कमी, स्वास्थ्य खतरे और कुछ परंपराएं शामिल हैं जिन्हें वे खोना नहीं चाहते। बाहर वालों को वह निवास स्थान खतरनाक व अव्यावहारिक लगता है, लेकिन वह पले बढ़े लोगों के लिए वह सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो उनका घर, आजीविका और पहचान है।